हाय एवरीवन। सो सबसे पहले मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज हर्षिल विजयवर्गीय एंड आई एम मैं प्रेजेंटेशन बनाई है, सो लाइक लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। जस्ट इज इट बेटर नाउ और इज इट द सेम? बेटर नाउ? ओके। सो कैन यू सी दिस screen that I have shared right now? Can you see the screen that I have shared? ओके। एंड आई एम ऑडिबल राइट? सुन पा रहे हो मेरे को अच्छी तरह से या फिर प्रॉब्लम आ रही है? Yeah, am I audible right now? Okay. So okay. So I hope this screen is visible to you, all of you. Yes? Okay. So hi everyone. My name is Harshil Vijayvargya and I am right now I have just completed my graduation from GNLU this year, and Anvesha invited me to take a session for you. So लास्ट के आपके पास 2 वीक्स और बचे हैं अभी क्लैट के पहले। सो उससे पहले कुछ आपको चीजें बताना चाहता जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें जो आपको कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एट द सेम टाइम सम थिंग्स दैट आई डिड which helped me a lot and which can help you a lot also. So I hope you are comfortable with Hindi and English, those दोनों के mixtures आप comfortable हो गए? Okay. So सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। आई स्टार्टेड माई क्लैट प्रिपरेशन इन क्लास 11th एंड 11th और 12th में मैंने प्रेपरेशन करी थी। 11th में बहुत ही कम प्रेप थी, 12th में मैंने थोड़ी ज़्यादा करी थी। 12th के साथ ही मैंने मैनेज करा था बोर्ड्स एंड ऑल। कोचिंग आई हैड जॉइंड ए कोचिंग, बट द थिंग इज कि 5-6 महीने स्टडी करने के बाद वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि सेल्फ स्टडी भी अच्छी तरह से करी जा सकती है एंड इट वॉज जस्ट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि मैं पूरे 2 साल क्लासेस जाऊँ। तो मैं 11th और 12th दोनों की मैंने कोचिंग ली थी, बट 12th क्लास में मैं एक भी दिन अपने कोचिंग पे नहीं गया था बिकॉज आई जस्ट डिड सेल्फ स्टडी एंड आई जस्ट फाउंड इट ओके। And after appearing for board exam, we had to appear for CLAT and ALET, and I got AIR 501 in my first attempt, and I was pretty satisfied with the decision. So I got GNLU. This is the picture of GNLU that I clicked in my first week in the college. So लास्ट के 5 साल बहुत ही एडवेंचरस गए, बहुत ही लर्निंग वाले गए। हम बहुत सारे कॉलेज ट्रिप्स पे गए। आई हैव इंटर्न एट वेरियस कोर्ट्स। आई थिंक मैंने करीबन 3 से 4 हाई कोर्ट्स देख लिए अभी तक। This picture is from Delhi High Court, the right picture, this one. Then I also interned at many law firms. ये एक साई कृष्ण एसोसिएट्स नाम से फर्म थी जहाँ पे मैंने मुंबई में इंटर्नशिप करी थी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड फिर बहुत सारे कॉलेज एक्टिविटीज फंक्शंस भी होते रहते हैं। सो ये एक गरबा नाइट हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज करी गई थी, तो वहाँ का पिक्चर है ये। एंड लास्ट 1 साल के अंदर मुझे आई इंटर्न एट वन प्लेस नेम्ड इट्स हिंदुस्तान जिंक एंड वहां से मुझे जॉब ऑफर मिला था। सो आई विल बी जॉइनिंग दिस कंपनी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द ऑफिस दैट वेयर आई इंटर्न फॉर 2 months एंड अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वर्किंग गुड ऑन माई इन माई जॉब जो मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क गुड देयर एज वेल एज आई वॉन्ट टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल बिकॉज आई लाइक making videos. It's just a time. It's just something that I like, and so right now I'm doing the things that I really like, and this is just a small intro about me.
नाउ हम अब बात करते हैं आपके लास्ट 2 वीक्स के बारे में, आप क्या कर सकते हो उसके बारे में। बट सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट मुझे तो परेशान करती थी। मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता था जब भी मैं क्लैट के बारे में, क्लैट की प्रेपरेशन करता था तब। दो चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आई रिक्वेस्ट, कैन यू टर्न ऑफ योर माइक अन्वेषा, सो दैट द ऑडियो इज वेरी क्लियर। या सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टूडेंट्स को, आई थिंक एटलीस्ट मुझे ये चीज़ें परेशान करती थी। फर्स्ट चीज़ ये कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, बट वॉट इफ आई डोंट परफॉर्म गुड इन द एग्जाम डे। मतलब कि 2 साल तो मैंने प्रेपरेशन कर ली, बट उन 2 घंटे में क्या मैं कुछ ऐसा गलत कर दूंगा, कुछ मैसअप कर दूंगा या कर दूंगी जिससे मेरा एग्जाम खराब चला जाएगा, इवन दो आई स्टडीड गुड इन फॉर 2 years। ये एक चीज़ मुझे परेशान करती थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो इसका ये आंसर है कि सी इफ यू आर डूइंग समथिंग, जो जो हम होते हैं वो हम एक्चुअली हमारे पास्ट में जो हमने करा होता है उसके कारण हम जो बनते हैं वो बनते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ एम एस धोनी। सो एम एस धोनी सीम्स लाइक वेरी काम पर्सन, वेरी कूल पर्सन, एंड हम जब भी उनको इमेजिन करते हैं हमको लगता है कि दिस पर्सन इज वेरी काम एंड कूल। सो लेट्स इमेजिन दैट उनका कभी कोई कार का, कोई रोड पे जा रहे होते हैं, हल्का सा क्रैश हो जाता है। सो ही वुड बी वेरी काम इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज उनकी नॉर्मल लाइफ में वो इतने काम रहते हैं कि वो जब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होगी उसमें भी वो काम रहेंगे। उसी तरह से अगर आपने 2 साल अच्छी प्रेपरेशन करी है तो उन 2 घंटे में आप अच्छा करेंगे परफॉर्म। डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये चीज हमें परेशान करती है कभी। मेरे मन में ये क्वेश्चन जरूर आता था, एंड ये चीज का आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी होते हैं जो लाइक 2 साल या 3 साल से कोई एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। यूपीएससी की प्रेपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स 4 साल से 5 साल से कर रहे होते हैं, बट फिर भी उनका एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होता है। तो उसका ये आंसर है कि लेट्स से यू आर शूटिंग एन एरो, यू आर शूटिंग एन एरो टू लाइक a टारगेट, बट अगर आप उस टारगेट की तरफ शूट नहीं कर रहे हो और आप किसी और ही तरफ शूट कर रहे हो, तो इवन दो यू आर गिविंग योर एफर्ट्स बट यू आर नॉट गिविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो 2 या 3 अटेम्प्ट तक, कोई भी एग्जाम होता है इवन क्लैट में भी 2 या 3 अटेम्प्ट तक नहीं कर पाते क्योंकि वो सही डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स नहीं लगा रहे होते। सो मैटर ये करता है कि आप अपने एफर्ट्स लगाओ बट इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। और वो राइट डायरेक्शन आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी। आप दूसरे लोगों से जिन्होंने प्रिपरेशन करी इसके बारे में आप सुनोगे तब पता चलेगी। बट दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू बी इन द राइट डायरेक्शन। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, तब जाके ए पर्सन क्लियर्स द एग्जाम। जस्ट केवल आप दिन भर पढ़ाई करते जा रहे हो उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे जरूर फर्क पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे योर एफर्ट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन एज वेल एज देयर शुड बी स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क। नाउ ये थोड़ी सी फंडामेंटल चीज थी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट हमारे ये क्या करना चाहिए आपको लास्ट के 2 या 3 वीक्स में उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली बात आती है जीके पे क्या करना चाहिए। सो द थिंग अबाउट जीके इज दैट इट इज वेरी इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट। मतलब ये है इसका कि लेट्स से मैथ्स का भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होता है एंड जीके का भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होता है। बट द थिंग इज दैट जीके में आपको एक लाइन पढ़ के उसका आंसर पता है या नहीं पता है, ये होता है। उसी तरह से तो आपको ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करने पे फोकस करना है। एंड इसमें आपको लास्ट के 2 वीक्स में क्या करना है कि यू हैव टू रिवाइज द जीके ऑफ द लास्ट 1 ईयर। इसके ये बहुत जरूरी है बिकॉज आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपने जो नवंबर या फिर जनवरी मंथ में पढ़ा है आपको हो सकता है कि वो याद ना हो। सो ट्राई टू रिवाइज ऑल द जीके एंड ऑफ द लास्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 9 to 10 months एंड द लास्ट 2 वीक्स। आपके पास 2 वीक से इट्स मोर देन इनफ। हर रोज अगर आप 1 महीने की भी जीके करते हो जो इजिली हो जाएगी तो बी इट्स फाइन। सोर्स क्या यूज करना है, सोर्स अगर आप जो मैम आपको कुछ मटेरियल देते हैं उससे करो, अदरवाइज एक विजन आईएएस नाम से एक आईएएस की प्रेपरेशन कराते हैं वो लोग, उनका एक मंथली कॉम्पिलेशन ऑफ जीके निकलता है। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको पूरे मंथ का जीके मिल जाएगा, कुछ 100 पेजेस समथिंग का होगा, उसको आपको पूरा रीड करना है हर एक महीने का। उसके अलावा आइडियली कहीं से नहीं आएगा बिकॉज वो बहुत ही एग्जॉस्टिव होता है। वो यूपीएससी की प्रेपरेशन जो कर रहे होते हैं वो उससे प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए फिर भी कुछ चीजें बाहर से आ जाती है बट उस चीज में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज वी कांट कवर 100% ऑफ द थिंग्स। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन कवर 100% ऑफ थिंग्स। सो इन द लास्ट 2 वीक्स दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। मेरे पास भी यही गलती हुई थी, सो आई वॉज वेरी गुड इन जीके। आई वॉज लाइक
अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जब भी हमारा कोई मॉक होता था, जब भी मैंने एक 5-6 महीने जब भी अटेंड करी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो हमारे कोई मॉक होता था तो आई यूज टू परफॉर्म वेरी गुड। जीके कॉम्पिटिशन्स भी मैंने बहुत सारे जीते थे अपने कॉलेज स्कूल लाइफ के अंदर। बट जब मैं क्लैट में आई स्कोर्ड ओनली 25 और 26 मार्क्स इन जीके विच वॉज वेरी लो, बिकॉज मैंने रिवाइज नहीं करा था अपने लास्ट के एक साल में जो भी हमें मैंने नोट्स बनाया था। आई हैड प्रिपेयर्ड अराउंड 3 to 4 नोटबुक्स ऑफ जीके, बट मैंने उनको रिवाइज नहीं करा था, तो फिर वो मुझे याद नहीं रहे। तो क्या हुआ था असल में कि मैं जब अपने मैं क्लैट देने गया था कोचिंग जो सेंटर पे जहाँ पे हमारा क्लैट होता है 14 मई को, वहां पे मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया था एंड आई ओपनड ए जीके करंट अफेयर बुक ऑफ जनवरी मंथ। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था दूसरा, उसकी मैंने जीके की बुक निकाली जनवरी मंथ की, और मैं जनवरी मंथ के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहा था। बट मुझे एक भी आंसर नहीं आ रहा था, बहुत ही रेयरली मुझे कोई आंसर आ रहा था उसमें से। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे पहले के मंथ्स का कुछ याद नहीं रहा, बिकॉज आई डिडंट रिवाइज। तो वो जो 3-4 बुक्स की मैंने नोटबुक्स बनाई थी अपनी पूरी क्लैट प्रिपरेशन की जर्नी, वो पूरी वेस्ट गई बिकॉज आई डेंट रिवाइज देम। सो ये गलती मत करना। जीके में इजी मार्क्स आते हैं बहुत, 40-50 मार्क्स का जो भी अभी होता है अभी, इट्स वेरी इजी टू स्कोर। बहुत ही जल्दी आप स्कोर कर सकते हो इसमें, इसलिए जस्ट रिवाइज इट। एंड आपने स्टैटिक जीके के नोट्स बनाए होंगे शायद तक, तो उनको भी रिवाइज करो। कोई आपने 1-2 नोटबुक्स बनाई होगी तो उसको भी आपको रिवाइज करना चाहिए। एंड एक इसमें से मैं आपको टिप भी देना चाहूंगा लास्ट में, कि अभी जो आपका पैटर्न है लास्ट के 2 साल का, 2021 का, उसमें एक पूरा पैराग्राफ आता है और उसके बाद फिर कुछ 4-5 क्वेश्चन आते हैं। वो पैराग्राफ कोई सेंस नहीं बनाता है, उसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं होती। डोंट रीड दैट, डायरेक्टली रीड द क्वेश्चन एंड सी इफ यू कैन गेट द आंसर, बिकॉज वो जीके है, वो इंग्लिश सेक्शन नहीं है कि उसमें पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा। तो दैट पैराग्राफ इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक गिविंग, डोंट रीड दैट। आपको फिर भी नहीं आ रहा है कुछ आंसर, मतलब 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी, 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आपको रीड करना तो कर लो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग दैट पैराग्राफ, डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन ऑफ द जीके सेक्शन। तो ये मेरा इसमें आपको सजेशन होगा रिगार्डिंग जीके। एंड नाउ वी वुड गो टू मैथ। सो मैथ सेक्शन में सबसे इजी कर दिया आप लोगों ने, ये क्लैट कमेटी ने, मैथ सेक्शन। तो इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज लास्ट के 2 साल के पेपर्स एक बार देखो, किस तरह के क्वेश्चंस आते हुए एक बार देखो। अभी हम चलो लास्ट का पेपर एक बार खोल के देखते हैं। जस्ट लेट मी शो इट टू यू। या कैन यू सी इट? कैन यू सी द पेपर? इज इट विजिबल राइट नाउ? जस्ट लेट मी, या आई होप इट्स विजिबल नाउ। या सो मैथ सेक्शन में हम डायरेक्ट जाते हैं। सो मैथ सेक्शन में इफ यू कैन सी, कुछ ही चैप्टर्स होते हैं जिनके अंदर से अब ये ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है। उसी तरह से ये पूरा पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर का ही है, मतलब उसमें फिर ये रेशियो वाला, आई थिंक ये भी परसेंटेज वाला ही आ गया। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ, ये डीआई का क्वेश्चन आ गया है। फिर देन इफ यू गो इवन बिलो डाउन इट, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का आपका क्वेश्चन आ गया, बट बहुत ही बेसिक है, कोई हाई लेवल का नहीं है ये। दिस इज अ गुड थिंग राइट नाउ दैट दे हैव डन, दैट they have made the section very easy. So what you have to do in this math section is that you have to प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन जो लास्ट के 2 साल में है, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह का पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन से पुटअप कर रहे हैं। फिर आपको देखना है कि वो किस चैप्टर के अंदर से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर से आया है, उसके बाद फिर परसेंटेज चैप्टर का है। तो उस चैप्टर्स में जाओ और उनके जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो रेगुलरली एग्जाम में आस्क करते हैं, उसको बहुत प्रैक्टिस करो। इट शुड बिकम लाइक ए मसल मेमोरी फॉर यू। मसल मेमोरी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। सो लेट्स से कि हम हमारा फोन यूज कर रहे होते हैं, तो हमारा फोन में हम डेलिबरेटली उसका लॉक नहीं दबाते, डेलिबरेटली हम उसका क्या कहते हैं कि लॉक नहीं खोलते। हमारा माइंड, हम आंखें बंद करके भी अगर करेंगे तो भी हम कर पाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं मसल मेमोरी, दैट योर मसल्स हैव बिकम सो यूज टू दिस फोन, टू ऑपरेटिंग दिस फोन, कि आप बस बिना आंखें
खोले ही आप सब काम कर सकते हो इसमें। उसी तरह से बहुत सारी दूसरी चीज भी होती है, जैसे हम अपने घर में हम आंखें बंद करके भी घूम सकते हैं। हम कुछ चीजें एक्टिविटीज होती है जो हम बिल्कुल आंखें बंद करके अपने घर में कर सकते हैं, बिकॉज वी आर सो यूज टू दोज प्लेसेस इन आवर हाउस। उसी तरह से आपकी मैथ्स सेक्शन में भी यही हो जाना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन इतनी बार सॉल्व कर चुके हो कि आप अपना आप कर पा रहे हो उसको, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा कहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, कौन से आपको डिजिट्स लेने हैं, ये आप अच्छी तरह से कर पाओ। तो यहाँ पे 2 वीक्स में आपका यही काम होना चाहिए कि मैथ्स सेक्शन में study these chapters, these important chapters such as percentage, profit and loss, ratio, and so on. Study their basic questions which are there. For example, जो भी आप उसमें देखना एक बार 20 और 21 के पेपर में, उन बेसिक क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से रीड करो। हायर लेवल जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उनके फॉर्मूलाज याद कर लो कि परसेंटेज में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये सब वो सब, और ये आपका काम होना चाहिए। मैंने एक गलती करी थी, अब मैं अपनी गलती बताता हूँ इसमें। मैंने क्लैट में ये गलती करी थी, इवन दो आई स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन ए लेट इन मैथ सेक्शन। मेरी मैथ सेक्शन बहुत बुरी थी, मैंने 11 12 में भी मैथ्स नहीं ली थी इसलिए। एंड क्लैट में मैंने थोड़े से कम मार्क्स स्कोर करे थे, वो इसलिए था क्योंकि मैं हायर लेवल की मैथ्स करने लग गया था। तो जनवरी मंथ तक मेरा मैथ सेक्शन पूरा हो गया था, जनवरी 2017 तक मई में हमारा पेपर होने वाला था। एंड उसके बाद इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग दोज थिंग्स अगेन, आई स्टार्टेड सॉल्विंग कैट लेवल क्वेश्चंस। जो कैट की मैथ्स आती है, जो एनडीए वाला एग्जाम होता है, उसकी मैथ्स के क्वेश्चंस में करने लग गया था। सो मैं बहुत ही हाई लेवल के सर्कल्स वाले क्वेश्चन करने लग गया जिनका कोई सेंस ही नहीं था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 20 में से, बट 18 क्वेश्चंस तो नहीं आते ना। तो हमें उन 18 क्वेश्चंस की अच्छी प्रेपरेशन करनी है और उसमें ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं इंस्टेड ऑफ उन 2 क्वेश्चंस के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने के। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड आई होप दैट यू आर नोटिंग ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम सेइंग आल्सो, बिकॉज याद नहीं रहने वाली ये सारी चीजें। अब बात आती है लीगल रीजनिंग की। सो सो लीगल रीजनिंग इज इसमें ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इतना कुछ ना तो सोर्सेज मिलने वाले हैं, ना आपको आपके पास इतना कोई ज्यादा like you have much scope of reading this legal reasoning in a different way। इसमें आप केवल यही कर सकते हो कि या इसमें आप केवल यही कर सकते हो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर बेसिक्स। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय क्लियरिंग योर बेसिक्स। सो या सो पहले वाले पेपर को मैं दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है क्लैट 2021 का, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करी गई है एंड वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करी गई है। उसी तरह से रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह के बारे में बात करी गई है। आई थिंक आपने सबने पढ़ा ही होगा वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, फिर क्या क्या एग्रीमेंट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है, आपने केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रखी है अगर इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इसके बाद के भी जितने क्वेश्चन है वो सब भी सॉल्व कर सकते हो। सो लीगल में आप क्लैट कमिटी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू हैव मच लीगल नॉलेज, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम ही पहली बार सुना है एग्जाम में जब आप जा रहे हो तब। इवन दो क्लैट कमिटी हैज मेंशन्ड कि आपको लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है क्लैट को सॉल्व करने के लिए, बट थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। वो आपको आई थिंक पढ़ा दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और आप खुद भी पढ़ चुके होगे अभी अच्छा खासा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सो ऑन। अगर आपने केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रखी है तो आप फिर ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ पाओगे, और ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ पाओगे तो ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड। या सो सो इसमें ये आपको करना है कि बेसिक्स आपने अभी पढ़ ही रखे होगे, तो अब बेसिक्स तो आई डोंट थिंक आपको पढ़ने की जरूरत है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज go and solve many questions of this legal reasoning that you could। जितने भी आपके पास मटेरियल हो उनसे सॉल्व करो। आपको टेलीग्राम वगैरह पे भी इसके बहुत सारे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का कोई ज्यादा यूज होता नहीं है, उसकी कोई ज्यादा चैनल्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लीगल रीजनिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जितने ज्यादा जगह से आप कर सकते हो उतना अच्छा होगा। सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। फर्स्ट सजेशन ये। सेकेंड सजेशन ये, जो ट्रिप है वो मेरी ये होगी कि सबसे पहले लीगल रीजनिंग में read the question first and then read the paragraph or the principle that has been mentioned। मतलब कि
डायरेक्ट उस प्रिंसिपल को मत पढ़ो जो एक बड़ा सा पैराग्राफ आता है सबसे पहले उसको। इंस्टेड सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ो, उसके ऑप्शंस को रीड करो, एंड देन आफ्टर रीडिंग दोज थिंग्स गो एंड रीड द पैराग्राफ। पहली सजेशन तो ये है इसमें। दूसरी सजेशन ये है कि लीगल रीजनिंग में को ऐसा नहीं होगा कभी कि केवल एक ही राइट आंसर होगा। या इसका मेरा मतलब ये है कि आपको चार ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें सबसे राइट कौन सा है ये चूज करना है। ठीक है, सबसे राइट कौन सा है ये चूज करना है। एक होगा जो राइट होगा, एक होगा जो उससे भी ज्यादा राइट होगा। सो यू हैव टू चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट राइट। दिस इज बाय रीड ऑल दी फोर ऑप्शंस। क्योंकि आपने क्वेश्चन रीड करा, आपको फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लगे, आपने मार्क कर लिया कि हाँ यही आंसर होगा। नहीं, हो सकता है कि थर्ड ऑप्शन इससे भी बेटर हो। सो रीड ऑल दी ऑप्शंस इन व्हाट डू वी कॉल इट, लीगल रीजनिंग सेक्शन। डोंट अज्यूम कि हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन अच्छा है ये मार्क करके चला जाता हूँ। नहीं, थर्ड ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है, फोर्थ भी अच्छा हो सकता है। ये मैंने गलती ये नहीं करी थी। मैंने बहुत ही अपना आप को ट्रेन कर लिया था इस चीज के लिए, बट मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने क्लैट अटेम्प्ट किया था उन्होंने ये गलती करी थी कि उसमें जल्दबाजी करते थे और ये गलती करते। सो रिमेंबर दीज टू थिंग्स। एंड नाउ वी कम टू इंग्लिश सेक्शन। सो सो दिस सेक्शन इज लाइक माय फेवरेट, बिकॉज इसमें इसमें कुछ ही चीजें होती है जो आपको करनी होती है और आप अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो। सो फर्स्ट चीज तो ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिवाइज ऑल दी वर्ड्स दैट यू हैव नोटेड डाउन इन द लास्ट 1-2 ईयर्स, और जितने भी आपने समय से आप नोट डाउन कर रहे हो। आई थिंक आपने एक नोटबुक बनाई होगी इसके लिए, जो वोकेबलरी सेक्शन होता है उसके लिए, जो भी आपको वर्ड्स मिलते हैं आप लिखते होगे उसमें। मैंने एटलीस्ट 2 से 3 कॉपियां बनाई थी जो भी वर्ड्स मुझे मिलते थे उसमें। और ये इससे ये होगा फायदा, पहली चीज तो कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट वोकेबलरी पर ही होते हैं। एलेट में भी होते हैं, क्लैट में भी होते हैं। आप पिछले साल के कोई से भी पेपर्स देखोगे 2021 आपको मिल जाएगा उसमें कि कुछ क्वेश्चंस लाइक 10 में से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वोकेबलरी पे होते हैं, इजी मार्क्स होते हैं जिसके। सो उसमें आपको हेल्प करेगी अच्छी वोकेबलरी। दूसरी चीज ये है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपने कभी ये नोटिस करा होगा कि कोई आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई आप सेंटेंस रीड कर रहे हो बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है। वो इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं ना कि वो वर्ड्स के कारण हम वो सेंटेंस समझ में नहीं आता है पूरा। बट अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप सेंटेंस को समझ पाओगे और पैसेज को भी समझ पाओगे अच्छी तरीके से। सो मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज्ड ऑल दी वर्ड्स दैट यू हैव रिटन डाउन इन द लास्ट 1 or 2 years। फर्स्ट चीज तो ये सजेस्ट करूंगा। एंड दूसरी चीज ये है, इसमें 2 टिप्स है मेरे पास। ये तो चलो आपको एक चीज सजेस्ट कर ली मैंने कि आपके वर्ड्स को रिवाइज करना, बट 2 टिप्स है रीडिंग की मेरे पास जो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं अभी भी फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। क्लैट एग्जाम में तो मैंने फॉलो करी था बट लाइफ में भी फॉलो करता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेन यू आर रीडिंग समथिंग, फिर चाहे वो इंग्लिश सेक्शन हो या कोई और भी हो, बट इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेन यू आर रीडिंग समथिंग just focus on reading that thing. Don't think about anything else. Don't move your fingers, don't move your pen, don't move your legs or anything. When you are reading something, just intensively concentrate on that paragraph. ये हमारे सर ने सिखाई थी जब मैं 10th क्लास में था। तो हमारे रोशन सर होते थे एंड ही यूज टू टीच अस मैथ्स। एंड जब भी हम उनके क्लास में अपने पैरों को हिला रहे होते थे, अपने पेन को ऐसे ऐसे यू कर रहे होते थे, तो उसी समय हमें चौक से वो फेंक के मारते थे। और उन्होंने हमें बहुत डिसिप्लिन बना दिया था इस वे में। इस कारण ये चीज मुझे वहां पे भी हेल्प करी है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। इट कांट डू टू थिंग एट वंस। You can't, like read, solve maths question at the same time play video game, or you can't solve maths question at the same time आप गाना नहीं सुन सकते हो। हमें लगता है कि हम गाने सुनते सुनते पढ़ाई कर सकते हैं बट ऐसा नहीं होता है। यू कांट लिसन टू सॉन्ग्स एंड स्टडी एट द सेम टाइम। यू कैन लिसन टू ट्यून्स एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वो अलग बात होती है। बट आप गाने सुनते सुनते कोई बॉलीवुड का गाना आप कोई काम नहीं सॉल्व कर सकते हो। हमारा ब्रेन फोकस कर ही नहीं सकता है दो चीजों पे एक साथ। So when you are moving your pen and when you are reading the passage, you are actually doing two things at the same time. Your body is focusing on two things at the same time, and this is why it won't be able to focus much on your passage. This is why just make sure that when you are reading something, when you are solving something, when you are doing something जो आपको बहुत ही concentration require करता है, तो उसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ। उस पैसेज के अलावा किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, वो काम के अलावा किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। फर्स्ट चीज ये। सेकंड चीज ये है इंग्लिश पैसेजेस की सबसे इंपॉर्टेंटली,
कि इसमें भी आपको पैसेज पहले रीड नहीं करना है, आपको जाके सब क्वेश्चन रीड, उसके बाद आपको पैसेज रीड करना है। मुझे एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का। सो या सो हम इंग्लिश सेक्शन पे जाते हैं सबसे पहले। सो या या सो दिस एट्थ क्वेश्चन, इससे पहले के भी क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ बट ये मेरे सामने सबसे पहले आया है। सो फ्रॉम द फेलियर ऑफ न्यू कोक द कंपनी लर्न दैट। अब समझ लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया पैसेज पढ़ने से पहले, ठीक है। तो अब आपको पता है कि न्यू कोक के बारे में कुछ बात करी गई है इस पैसेज में जिसपे मुझे ध्यान देना है। तो अब आप ऐसे ही जो चारों क्वेश्चन दिए गए ये सारे 6 से लेकर 10 तक, ये आप पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हो। उसके बाद जब आप पैसेज पे जाओगे ना, तो जैसे ही वो न्यू कोक सामने के दिखा जाएगा आप उस पर फोकस करोगे इंस्टेंटली। जैसे ये सामने न्यू कोक आ गया, तो अब मैं जब भी पैसेज रीड करूंगा तो मुझे पता है कि यार इस चीज के ऊपर, इस पैसेज के ऊपर मुझे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज इसके बारे में कोई क्वेश्चन था। बट अगर आप डायरेक्ट ही पहले पैसेज रीड करते हो फिर जाके क्वेश्चन रीड करोगे, तो आप किसी चीज पे ध्यान दे ही नहीं रहे हो। आप बस एक जनरल वे में इसको रीड करोगे और उसके बाद जाके आप फिर ये रीड करोगे क्वेश्चन, फिर वापस से आप उसके अंदर जाओगे, देखोगे अच्छा न्यू कोक के बारे में कोई क्वेश्चन है। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, ठीक है, उसके बाद जाके पैसेज रीड करो। फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा बिकॉज आपको 50% चीज उसमें रीड करने की जरूरत ही नहीं होगी। इवन दो यू हैव टू रीड इट फुल, मतलब पूरा रीड करना है क्वेश्चन रीड करने के बाद भी, बट आपका एफर्ट्स बहुत ही कम हो जाएगा और आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला फिर क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। क्या टिप्स दिए? पहली चीज तो ये कि अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करो। दूसरी चीज ये कि व्हेन यू आर सॉल्विंग समथिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग जो कंसंट्रेशन रिक्वायर आपका करता है, तो उसके अलावा किसी चीज पे ध्यान मत दो। कोई पेन नहीं लाना है, कुछ नहीं करना है। और ये चीज हमेशा लाइफ में भी याद रखनी है, बाद में भी बहुत काम आने वाली है। और तीसरी चीज ये, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गो एंड रीड द पैसेज। सो this is about English section, and just a second. Yeah, so English section भी हो गया। अब CR। So CR is such a section जिसमें ऐसी कोई टिप्स ऐसे होती नहीं है। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको केवल दो चीजें आप कर सकते हो, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से लॉजिक लाइक निकालना है किसी भी पैराग्राफ में से, किसी भी क्वेश्चन में से। इसमें भी आप ये फॉलो कर सकते हो कि यू कैन रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गो एंड रीड द पैराग्राफ। बट ये बिल्कुल इंग्लिश सेक्शन जैसा ही है, इसमें कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है इंग्लिश सेक्शन और इसमें, एटलीस्ट फ्लैट में तो दो ही चीजें है इसमें कि जितना ज्यादा रीड कर सकते हो, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा सॉल्व करो। एंड बी लॉजिकल व्हेन यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ऑथर्स अजम्पशन, तो उसमें बिल्कुल लॉजिकल माइंड से सोचो कि क्या अजम्पशन है ऑथर की। ये मैं आपको टीच नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आपको केवल एक्सपीरियंस से आएगा। मैंने कैट की बुक सॉल्व करी थी जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने एक बहुत अच्छी चीज करी थी, मैंने कैट की बुक सॉल्व करी थी। एंड उस समय क्या इतना मटेरियल नहीं था क्लैट के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बुक मैंने करीबन 2 बार सॉल्व करी थी और वो मुझे बहुत हेल्प करी थी। इफ यू हैव नॉट सॉल्व, दैट्स नो थिंग टू वरी, डोंट वरी अबाउट इट। आपने दूसरे सोर्सेज से करा होगा। बट इन द लास्ट few days just focus on solving as many questions as possible and एनालाइज, गो बैक एंड एनालाइज कि उसमें क्या आंसर दिया गया है, मेरी क्या गलती थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप दीज 5 सब्जेक्ट्स की जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो आपको समझ में आई है। एंड अब हम चीजें कुछ है जिसके बारे में बात करेंगे जो आपको, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और जो आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट चीज ये कि अभी राइट नाउ डोंट फोकस ऑन covering new concepts. For example, if you have, let's say, just covered percentage, ratio, proportion and a few chapters, and now you're going and studying trigonometry or let's say time, speed and distance or something like that, I would not suggest to do it. I would just suggest you कि आपने लास्ट के 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, जितने भी, जब से भी आपने स्टडी स्टार्ट करी है, तब से आपने जो भी करा है उसको आप रिवाइज करो अभी 2 वीक्स के अंदर। उसमें आप बहुत अच्छे बन जाओ। जो मैंने आपको पहले चीज कही थी कि 20 में से 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे ऐसे जो आप, आपकी जो आपने स्टडी करा है उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही हाई लेवल के होंगे जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो उन 15 क्वेश्चन पे सॉल्व करना है, ठीक है।
सेकंड चीज ये कि अभी आपको फोकस करना है एटलीस्ट सॉल्विंग वन मॉक अ डे। सो मॉक्स का क्या होता है कि मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आप सबने सॉल्व करे होंगे, और नहीं भी सॉल्व करे तो एटलीस्ट आई मीन जो हमारे पास अभी 16 डेज उसमें एटलीस्ट 10 से 12 मॉक्स से सॉल्व कर ही लेना। जो भी मैंने लोगों को देखा है जिनका क्लैट या कोई दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, उनके सबके बीच में कॉमन ये था कि उन्होंने मॉक सॉल्व नहीं करा है। दे थिंक कि उसकी कोई जरूरत नहीं होती, या अगर सॉल्व भी करेंगे तो भी बहुत ही कैजुअली आराम से बैठे बैठे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे बस ऐसे बैठेंगे सोफे पे, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। नहीं, यू हैव टू गिव मॉक इन सच ए वे कि आप सही में अपने एग्जाम को ही दे रहे हो। आपको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम ही है और एग्जाम ही दे रहा हूँ मैं। 2 घंटे तक कोई खाना पीना नहीं, कोई वॉशरूम नहीं जाना, कोई कोई फोन नहीं उठाना, कुछ नहीं, बिल्कुल यही मान के करना है कि मैं क्लैड या एलेट दे रहा हूँ। मेरे साथ भी होता था, आई सॉल्व एटलीस्ट 30 to 40 और इवन मोर मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स। और जब फिर मैं क्लैट देने गया था, जब मैं एग्जाम देने गया था क्लैट, तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं कोई मॉक ही दे रहा हूँ, और मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कुछ नया दे रहा हूँ मैं। सो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग कि आप फेमिलियर हो जाते हो। कोई भी चीज जब आप रेगुलरली करते रहते हो तो आप वो बहुत ही फेमिलियर हो जाओगे उस चीज के साथ, और वो फेमिलियरिटी बहुत हेल्प करेगी आपको जब आप ये मॉक क्लैट सॉल्व करोगे। दूसरी चीज मॉक की ये फायदेमंद होती है कि लेट्स से आपको क्वेश्चन सॉल्व करो लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। नाउ यू आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन एंड इट इज डुएबल, आप कर सकते हो इसको, बट हो नहीं रहा आपसे। आप फिर भी कोशिश करते हो उसको करने की, धीरे धीरे करने की। 3 मिनट हो जाते और आप फाइनली कर लेते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन था वो, बट 1 नंबर का क्वेश्चन था, बट आपके माइंड ने चैलेंज ले लिया कि यार ये तो सॉल्व करना ही है, बट 1 नंबर का क्वेश्चन था वो। आपने उसके अंदर 3 मिनट अपने वेस्ट कर दिए और केवल 1 नंबर लेके आए। और वर्स्ट केस में अगर आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते तो आपने 3 मिनट लगा दिए और आप सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो ये बैटल्स नहीं लड़नी होती एग्जाम्स में कभी। यू डोंट हैव टू फाइट दीज बैटल्स और दीज फाइट्स। जब आप मॉक सॉल्व करोगे ना, आपने 10 मॉक्स भी सॉल्व कर लिए, तो आपको रियलाइज हो जाओ, आपका माइंड अपना आप रियलाइज कर देगा कि यार इसमें मेरे को 1 मिनट से ज्यादा रख रहा है, इसको मैं छोड़ता हूँ, इसको रिव्यू मार्क कर लेता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, इसको बाद में आके करूंगा। ये मॉक से फायदा होता है। व्हेन यू सॉल्व मॉक्स यू नो व्हेन टू लीव अ क्वेश्चन असाइड, व्हेन टू डू इट लेटर। तो मेरे साथ फ्लैट में ये होता है कि मेरा पेपर हो गया था सॉल्व 10-15 मिनट पहले, उसके बाद फिर मैं उन क्वेश्चंस में गया जिनमें जिनको मैंने मार्क कर रखा था कि मैं बाद में करने वाला हूँ। सो दिस थिंग हेल्प, और ये केवल मॉक्स की प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है कि किस तरह कब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो एंड सो फॉर। दूसरी चीज ये कि आप सेक्शन के बीच में अच्छी तरह से मार्क कर पाओगे। जैसे मेरा फर्स्ट था कि मैं 10 मिनट में जीके सॉल्व करता था, उसके बाद मैं 20 मिनट या 25 मिनट इंग्लिश में लगाता था, फिर ऐसे ऐसे मैंने कर रखा था। तो मेरे क्लैट एग्जाम के समय तक बहुत ही फिक्स और बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका था। 10 मिनट होते ही फिर मैं वो कर देता था दूसरे सेक्शन में, और उसके बाद फिर दूसरे सेक्शन में ऐसे। तो ये मॉक्स के थ्रू होता है। 3 फायदे होते हैं जैसा मैंने बताया। फर्स्ट चीज ये कि आप फेमिलियर हो जाओगे मॉक्स के थ्रू एग्जाम्स के पैटर्न से, और आपको ऐसा लगेगा कि आप मॉक ही दे रहे हो। सेकंड चीज ये कि आपको पता चल जाएगा कि कब आपको क्वेश्चन लीव करना है। थर्ड चीज, गोइंग थ्रू बिटवीन सेक्शंस वुड बी वेरी इजी। सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार आप सॉल्व करो तो उसके बाद ये नहीं कि हाँ बस उसको रख दिया साइड में। एक और चीज जो लोगों के बीच में मैंने कॉमन देखी है जो एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते, वो ये चीज थी कि उसको एनालाइज नहीं करते वो कभी भी। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं है कि आपने गलती क्या करी है, तो आप सुलझाओगे कैसे? सो अगर आपको 2 मॉक सॉल्व करने में लग रहे हैं तो उसमें 1 से 2 घंटे आपको उसको एनालाइज करने में भी लगने चाहिए। गो एंड सी वॉट वर योर मिस्टेक्स, हाउ कुड यू बिकम बेटर थ्रू इट, नोट डाउन करो उसको। 5 मॉक्स के बाद यू विल स्टॉप कमिटिंग दोज मिस्टेक्स, दैट आई कैन प्रॉमिस टू यू। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सॉल्विंग दीज मॉक्स। थर्ड चीज ये है, ये थोड़ा बहुत ही हेल्प करता है, बट ये हेल्प जरूर करता है। तो मेरी आदत ये थी कि मैं दिन में सोता था आराम से। हमेशा मेरी दिन में सोने की आदत रही है, और मैं रात को मॉक सॉल्व करता था 11 से 1 बजे तक, या फिर 7 से 9 बजे तक। बट क्लैट होता है आपका 3 से 5 बजे के बीच में। हमारा क्लैट 3 से 5 बजे के बीच में था। आपका आई डोंट नो व्हाट वुड बी द टाइम। सो सॉल्व मॉक्स एट दैट टाइम, 3 to 5 PM, सो दैट आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी बिल्कुल उस समय पे। 2 घंटे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करने में 7 डेज लगते हैं हमारी बॉडी को यूज टू बनने में किसी भी चीज में। इफ यू आर वेकिंग अप एट 6:30 AM फॉर 6 और 7 डेज स्ट्रेट, उसके बाद आपको 8वें दिन क्लॉक, अलार्म क्लॉक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर बॉडी इज बायोलॉजिकल क्लॉक वुड बी सेट। उसी तरह से अगर आप हर रोज 10 बजे सो रहे हो 7-8 दिन तक, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना आप आपको नींद आ जाएगी।
तो आपकी बॉडी भी आपके साथ रहे एग्जाम के समय, इसलिए अभी 2 हफ्ते ट्राई टू जस्ट सॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। नेक्स्ट चीज ये है, और कीपिंग वेल वाला पॉइंट भी बताना चाहूंगा। सो कीपिंग वेल का पॉइंट ये है कि अभी 10-15 दिन ना तो आपको कुछ पानी पूरी वगैरह खानी, ना पिज्जा खाना है, ना कुछ बाहर का खाना है। ईट वेरी लो। आपको भूख लग रही है उससे 30% कम खाना है खाना, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा होने लग जाता है, इसलिए नींद आने लग जाती है। तो 50% 60% ही खाना खाओ, जितना खाते हो उससे। कोई कमजोर नहीं होगे, हमारी बॉडी को 1,500 कैलोरीज से ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। 2,000 कैलोरीज की उनको जरूरत होती है जो फार्म्स में या फिर मैनुअली इंटेंसिव काम कर रहे हो, फिजिकली इंटेंसिव कोई काम कर रहे थे उनको। सो यू डोंट रिक्वायर मोर देन 1000 1500 कैलोरीज ए डे। सो ईट लेस, ईट प्रॉपर फूड, बिकॉज आपको बीमार नहीं होना है, बिकॉज आपको थकान महसूस नहीं करनी है वेन यू आर सॉल्विंग दीज मॉक्स एज वेल एज वेन यू वुड बी गिविंग दैट क्लैट एग्जाम। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बीमार हो गए थे क्लैट के समय, और बहुत बुरा हुआ था उनके साथ बेसिकली। नेक्स्ट चीज ये है कि इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले जीके सॉल्व करो, उसके बाद आप अगर मैथ्स में स्ट्रांग हो तो मैथ्स को सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप उससे ज्यादा मतलब सबसे पहले सबसे इजीएस्ट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके सबसे हार्डेस्ट लास्ट में सॉल्व करना है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही है। फिर आप जीके में 1 मार्क लेके आओ या फिर आप मैथ्स में 1 मार्क लेके आओ, सब सेम ही है। बट जीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड लगेगा, मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा। सो एज मैंने पहले कहा था, बैटल्स नहीं लड़नी है, फाइट्स नहीं लड़नी है हमें एग्जाम के अंदर। हमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लेके आने। इजी एंड मीडियम क्वेश्चन में सबसे पहले स्कोर करो, और उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चंस पे जाओ। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ था मेरे 11th 12th में, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि आई वॉज नॉट गुड इन मैथ्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मैंने सब्जेक्ट भी मैथ्स नहीं दे रखा था। एंड अब ये मैंने अपना आपके माइंड में एक चैलेंज ले लिया था कि यार जीके में तो मैं अच्छा हूँ, जीके में मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीता हुआ हूँ, केवल मैं उसमें ही अच्छा था, बाकी में किसी में भी अच्छा नहीं था। सो जीके में तो अच्छा हूँ मैं यार, चल मैथ्स में अच्छी प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है। एंड नेक्स्ट के 2 इयर्स मैंने मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा। एज ए सेड अर्लियर कि जनवरी में मैंने कैट लेवल की मैथ्स स्टार्ट करना सॉल्व कर लिया था, और मैंने जीके वगैरह सब भुला ही दिया। लास्ट में ये हुआ कि कैट लेवल मैथ्स सॉल्व करने के कारण मेरे मैथ्स में तो बुरे नंबर आई, बिकॉज मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको रिवाइज नहीं करा। दूसरी चीज है कि जीके वगैरह सब भुला ही दिया था, रिवाइज नहीं करा उनको मैंने, और जीके भी मेरे 25-26 मार्क्स से है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में मेरा ये हुआ। बाकी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। लीगल में मेरे 50 में से 39 या 40 मार्क्स आए थे। इंग्लिश में मेरे 40 में से 31 या 32 मार्क्स आए थे। सो इन सब्जेक्ट्स ने मुझे बचा दिया। बट दिन जो 2 सब्जेक्ट्स में मैंने ज्यादा फोकस करा था, उन दोनों में मिसमैच हो गया था। सो ये आपको नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। दैट्स द थिंग। एंड सबसे लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये आपने सबसे सुनी भी होगी, कि बी काम। क्यों रहना है काम? बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन और बहुत ही प्रैक्टिकल इसके पीछे मैं साइंस बताता हूँ, जो मैंने पहले ही बताई थी। योर माइंड कांट डू 2 थिंग्स एट वन टाइम। अगर आप कोई एग्जाम सॉल्व कर रहे हो और आप घबरा जाते हो कि यार ये तो हो नहीं रहा सॉल्व, क्या करना है क्या करना है, तो आप 2 चीजें एक साथ कर रहे हो, आप एग्जाम भी सॉल्व कर रहे हो और आप घबरा भी रहे हो। तो आप 2 थिंग्स एक टाइम पे कर रहे हो। योर माइंड कांट फोकस ऑन दोस 2 थिंग्स। एंड आपके लिए इजी कौन सा है? आपके माइंड के लिए इजी, आपके माइंड के लिए इजी है घबराना। पेपर सॉल्व करने से इजी आपके लिए घबराना होता है। तो आपका माइंड घबराने पे ज्यादा फोकस करेगा और एग्जाम को सॉल्व करने पे कम फोकस करेगा। और यही होता है 99% स्टूडेंट के साथ, कि वो घबरा जाते हैं। ठीक है। सो when you are solving some question, just be calm, just be fine, okay, ठीक है, मेरा क्लैट है, मैं इसके लिए 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये सब वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय घबराना नहीं है। मुझे पता है बहुत इजी है बोलना, बहुत डिफिकल्ट होता है ये समझाना। बट द थिंग इज कि ये अगर आपने कर लिया ना, तो यू वुड बी अमॉन्ग दोज 1% पीपल, एंड ऑटोमेटिकली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर अभी मुझे कोई क्लैट अटेम्प्ट करने के लिए कह दे, तो आई एम श्योर कि मैं बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकता हूँ, बिकॉज मुझे कोई प्रेशर नहीं है अभी लेके आने का। आई कैन फ्री माइंड के साथ में कर सकता हूँ सॉल्व। तो बट अगर मुझे कोई लाइक अगर मैं टेंशन के साथ वही सॉल्व करूंगा, तो मैं इतने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। और यही चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है जो 3 बार 4 बार दे चुके होते हैं एग्जाम, फिर भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के समय 2 घंटे में वो घबरा जाते हैं। एंड इफ यू आर नॉट काम ड्यूरिंग दैट एग्जाम, योर माइंड वुड नॉट बी एबल टू वर्क, एंड यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एट ऑल। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इफ समवन इज नॉट काम, दे वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ राइट वे।
So this was the last thing from my side, and yeah, that's all from my side. If you have any questions, if you want me to clarify something, just let me know. Can you repeat? Someone can say the question because यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है मेरे पास. डेफिनेटली यार, अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं. बहुत सारे लोग करते भी है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली. यू शुड नो कि कब क्विट करना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करना. एंड आपको जब आप सॉल्व कर रहे हो तब एज आई सेड किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है. आपका माइंड दो चीजों पे नहीं जाना चाहिए. केवल एक चीज पे ही ध्यान दो. केवल उस पैसेज पे ध्यान दो. उसके अलावा किसी पे नहीं ध्यान देना है. डेफिनेटली सॉल्व होगा. और अगर आप ये करने के बाद भी केवल 130 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हो तो डोंट नीड टू वरी. कोई भी उससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा. ठीक है. अगर आप 130 कर पा रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई अगर टॉपर भी होगा तो 135, 134, 140 ही कर पाएगा. सो यू डोंट नीड टू वरी. बट आपके हाथों में क्या है? आपके हाथों में अब पेपर को चेंज करना तो है नहीं. यू कांट लाइक गो एंड से टू द क्लैट कमिटी कि नहीं, 2 घंटे दे रहे हो आप, पैसेज वाला क्वेश्चन भी बना रहे हो तो आप एक काम करो सर, इसमें से 10 क्वेश्चन हटा दो. यू कांट डू दैट. सो आपके हाथों में केवल ये है कि आप जो क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चंस को, उनके पैसेजेस को बहुत अच्छी तरह से रीड करो. एंड अपनी प्रिपरेशन लास्ट के 2 साल में आपके, या आपने 3 महीने भी पहले भी चालू करी है. डोंट नीड नो नीड टू वरी अबाउट इट. क्लैट एग्जाम है भी नहीं जिसके लिए आपको 2 साल की प्रिपरेशन करनी पड़े. तो आपने जब भी प्रिपरेशन चालू करी है उससे अभी तक आपने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वोकेबलरी के ऊपर, प्रैक्टिस करने के ऊपर, और आपने एग्जाम के समय उनको अपनी प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करी है, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करा है, बिल्कुल माइंडफुल होके आपने अगर पैसेजेस को रीड करा है, you don't need to worry about anything else then. I hope that I was able to give you your answer. Just be fine. You can ask me anything. किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, just be totally open. ठीक है. अभी पूछ सकते हो, पूछ लो. And any type of question that you want me to, like answer to you. I think, ma'am, the students in the back have some questions. They can ask me if they want to. नहीं, उस पे कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, if you have some specific question you can ask me. JNLU का फीस, ओके. सो JNLU फीस राइट नाउ इज, सो फर्स्ट ईयर का फीस अलग होता है और उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हो जाता है. अभी उन लोगों ने बहुत ज्यादा कर ली है फीस. अभी इट्स अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर फर्स्ट ईयर. एंड सेकेंड ईयर में थोड़ा सा 20,000 30,000 रुपीज कम हो जाता है. सो 2 लाख प्लस इज द फीस राइट नाउ ऑफ JNLU. या एवरीथिंग. 5 साल का, लाइक हर साल फिर कुछ परसेंट बढ़ता भी जाता है. सो यू कैन अज्यूम 11 to 13 लाख रुपीज फॉर द होल 5 years. बट यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज अगर आप एक बार JNLU में या किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपकी जो जॉब लगेगी उसके थ्रू आप 1 साल के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हो. बिकॉज द पैकेजेस दैट a student gets after getting into these colleges is very good. सो जो एवरेज पैकेज होता है वो 15 to 17 लाख रुपीज के आसपास होता है. अगर हम टीयर 1 फर्म्स के बारे में बात करें जो टॉप मोस्ट फर्म्स होती है,
उसके बारे में बात करें, अगर मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल दूं, तो मेरे करीबन 100 स्टूडेंट्स का हमारे बैच में से प्लेसमेंट हो चुका है, एंड उसमें से 50 स्टूडेंट्स की सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ से ज़्यादा है अभी। सो आई थिंक 1 साल के अंदर आपका वो रिकवर हो जाएगा पूरा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो सब। या डेफिनेटली यू कैन। जो मैंने आपको जीके वाले पॉइंट में बताया था कि आपको विजन आईएएस ले लो आप, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स है वो ले लो, और हर एक मंथ की उसमें आपको जीके की मिल जाएगी। सो 10 मंथ्स टू 9 जीके आपको हर एक मंथ का उसमें से कवर कर लोगे आप, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। बट आपको ये 2 हफ्ते जो आपके पास पड़े उसके अंदर करना पड़ेगा, एंड आई थिंक वो इजीली आप कर सकते हो अगर हर एक दिन भी अगर आप एक मंथ की कंप्लीट करते हो तो। I think, ma'am, they have some questions, but they are shy. Yeah, but why are they shy? I'm not able to understand. Okay, so अभी like who are in 12th right now? So you would be attempting in 2023. Okay, okay. So I think you have around July, August, September, October, November, December. You have 6 months with you. So see, the thing is कि है ना, 12th की जो हमारी स्टडीज होती है उसमें इतना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको स्कोर करना है 99%, 98%, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रेपरेशन करते हैं, उसमें अगर आपको करना है तो आपको डेफिनेटली क्लैट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज फिर आपको हाई लेवल की आपकी लगानी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दीज कॉलेजेस आप 98%, 99% चाहिए होते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट अगर आपको 90%, 92%, 95% भी चाहिए, तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हो क्लैट को और बोर्ड्स को। ये हमारे बैचमेट्स है, उन्होंने भी करा है। कैसे करे हैं वो मैं बताता हूँ अभी, बट देर आर मेनी बैचमेट्स ऑफ माइंड हु हैव स्कोर्ड AIR 400, AIR 350, and their 12th score is also 92%, 95%, and so on. So it's not difficult। पहली चीज तो ये आराम से हो सकता है। दूसरी चीज है कि आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना पर्टिकुलरली ऐसे करता था, मेरा ये था कि मुझे 12th के मार्क्स से कुछ फर्क था ही नहीं। मेरा था कि मुझे केवल 60% से ज्यादा लेके आना है, एंड दैट वुड बी इनफ फॉर मी। एंड दिस इज वाई मैं केवल अकाउंट्स की कोचिंग जाता था, बिकॉज मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने मैथ्स भी नहीं ले रखा था, एंड मैं स्कूल से आते ही स्कूल में अच्छा पढ़ता था। आई यूज टू स्टडी रियली गुड इन स्कूल। उसके बाद आके फिर मैं जीके पढ़ाई करता था क्लैट की। ठीक है, आई यूज टू स्टडी जीके फॉर द डे, करंट अफेयर्स। उसके बाद फिर मैं कोचिंग जाता था, 1 घंटा अपना अकाउंटेंसी की कोचिंग करता था। उसके बाद वापस से घर पे आता था, और घर पे आके फिर मैं क्लैट की वापस तैयारी करता था। तो आप स्कूल को, आपकी 12th की स्टडी के लिए आपकी स्कूल टाइम हो गया जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ में आप अकाउंट्स कोचिंग में भी पढ़ाई कर रहे हो, और आप 1 घंटा और निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और फिर आपको 2 से 3 घंटे क्लैट के लिए देने ही पड़ेंगे। दैट इज फॉर श्योर। सो दिस इज द थिंग। एंड आपको अपने माइंड में बनाना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट टू टारगेट। डू यू वांट टू टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी SRCC, और डू यू वांट टू टारगेट NLU? फिर आपको उस हिसाब से sacrifice थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, बट इज नॉट डिफिकल्ट। 90-95% लाना बहुत ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैंने तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी थी 12th में, तब जाके मेरे 73% आए थे इन 12th कॉमर्स, बिकॉज वही मेरे लिए मायने रखते थे। उससे भी कम आते तो भी मैं खुश होता। That's the thing. So it is very manageable to answer your question. It is very manageable, but you have to give time slots, और उस टाइम स्लॉट्स में आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि इस समय मैं क्लैट की पढ़ाई करूंगा तो उसकी करूंगा, और इस समय में 12th की करनी है उसकी करूंगा। दैट्स द थिंग।
डेफिनेटली करे वो वाला और एक बार शेयर कर दो। डेफिनेटली डेफिनेटली सो व्हाट यू कैन इज इट ऑडिबल प्रॉपरली नाउ ओके सो लेट मी जस्ट शो यू डायरेक्टली कि कहाँ से पढ़ना है ठीक है so when you search for vision IAS monthly magazine गूगल you'll get फर्स्ट लिंक पे आपको ये मिल जाएगा ठीक है जिसमें आपको पूरे मंथ का जो भी होता है करंट अफेयर्स वो सब मिल जाएगा ठीक है दिस इज 123 पेजेस बट इसमें 123 पेजेस में आपके लिए केवल 50 टू 60 पेज रेलेवेंट होता है ये आईएएस की जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी उनके लिए होता है ये ठीक है बट हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है तो उस हिसाब से आपको केवल 50 टू 60 पेजेस आपके लिए रेलेवेंट हो गए इसमें से ठीक है जस्ट गो थ्रू इट जो भी आपको रेलेवेंट लगे वो पढ़ो दूसरी चीज ये कि आप कोई भी रैंडम सर्च कर लो मंथली जीके कॉम्पिटिशन ऐसे करके आप कुछ भी सर्च करोगे ना आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आपको मिला ही होगा अगर आप वो भी कर लोगे तो भी इट वुड बी इनफ बट द थिंग इज आपको मंथली अभी मैगजीन करनी बिकॉज आप करंट अफेयर्स एक एक दिन का जाके नहीं कर सकते हो लास्ट के एक साल का सो पिक एनी मंथली मैगजीन लास्ट के 10 मंथ्स की ले लो एट मैक्स 9 मंथ्स टू 10 मंथ्स वुड बी वेरी गुड और उनको जाके स्टडी करो एक दिन में एक एटलीस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो रेलिवेंट काइंड ऑफ कैसे चूज करें ये बता दो। यस यस डेफिनेटली सो लेट्स से दिस इज ये विजन है इसका अप्रैल मंथ का है ठीक है सो अगर ये हम पढ़े पूरा तो दिस सीम्स नॉट रेलेवेंट बिकॉज ये सारा का सारा यूपीएससी लेवल का है और ये सारे पैराग्राफ बेस्ड इस तरह का चीज है रेलेवेंट का मतलब ये है पहली चीज तो कि जो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आस्क करा जा सकता है ठीक है अभी ये जो दे रखा है ना ये वाला अब इसमें क्या दे रखा है कि रिसेंटली द 15 फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन रेज्ड कंसर्न्स ओवर ग्रोइंग पॉलिटिकल इलेक्शन फ्रीबीज तो जो चेयरपर्सन थे उन्होंने बात करा कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही फ्री में चीजें दे रही फ्री में हम आपको वो दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे ये सब दे देंगे तो ये क्या रेलेवेंट है हमारे लिए फ्लैट के लिए क्या ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आस्क करा जा सकता है नहीं आस्क करा जा सकता तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सी द थिंग इज दैट ये जो आपके सामने मैंने खोला है विजन आईएएस का ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए होता है और यूपीएससी में क्या होता है कि उनको आंसर्स लिखने पड़ते हैं जैसे हमारे स्कूल में हम आंसर्स लिखते हैं ना वैसे उनको आंसर्स लिखने होते हैं तो ये उनके लिए रेलेवेंट है तो मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ फिर आपको क्लैरिटी में बिकॉज ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब ये सब कवर कर लेता है इसके अलावा कई और से कुछ बहुत ही रेयरली आता है बिकॉज ये द हिंदू ये जो पूरी पीडीएफ बनती है 120 पेजेस की ये द हिंदू पीआरएस पीआईबी ये सब के अंदर जो भी होता है मटेरियल उनको मिला के बनती है तो जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज उसका ऑलरेडी जो भी है वो इसमें है और फिर आपको कोई और जीके टुडे वगैरह पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज उसका भी सभी है बट इसका बस एक ही डाउन साइड है कि इसमें 50% चीजें हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ठीक है आई होप दैट आई विल एबल टू एक्सप्लेन सो ये चीज का ध्यान रखना बस कि कोई भी चीज जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आस्क करी जा सकती है यू हैव टू स्टडी दैट थिंग ओनली जैसे ये नहीं है रेलेवेंट ये भी कुछ रेलेवेंट नहीं है तो मैं क्या रेलेवेंट है वो बताता हूँ जैसे या यू कैन यू नो लाइक कौन सी जैसे ये वाला लाइन हम अगर करें तो ये कह सकते हैं हम रेलेवेंट बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है कि विच म्यूनिसिपैलिटी विच एक्ट यूनिफाइड द थ्री म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट की तीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी यूनिफाई करा गया तो वो दिल्ली आंसर हो सकता है उसका ठीक है और अगर हम नीचे जाए अभी तो जैसे ये कुछ रेलेवेंट नहीं है फिर ये हो सकता है कि व्हाट आर एसडीजीज तो एसडीजीज आर 17 सस्टेनेबल गोल्स ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आंसर करा जा सकता है
देन अब जैसे बेनिफिट्स ऑफ आधार इनेबल्ड है, तो ये हमारे काम का नहीं, बिकॉज हमें कोई बेनिफिट्स नहीं पूछे जाते एग्जाम के अंदर, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर या दिस या दिस कैन बी लाइक दिस कैन बी बेनिफिशियल कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ये अब इनको यूनिफाई करने की बात आ रही है, तो लाइक कौन सी एजेंसी के अंदर यूनिफाई करने वाले हैं इसको, इसका मतलब ये है कि अभी जो सीबीआई है हमारे पास, फिर हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये जो भी अलग अलग तरह की एजेंसीज होती है उनको यूनिफाई करने की बात आ रही है, तो फिर वो लाइक किस एक एजेंसी के अंदर यूनिफाई करने वाले, इसका क्वेश्चन आ सकता है अगर इसमें मेंशन करा गया हो तो। उसी तरीके से ये हमारे काम का नहीं, प्रिजन रिफॉर्म्स, बिकॉज रिफॉर्म्स हमसे कभी पूछे नहीं जाएगा, रिफॉर्म्स मतलब क्या क्या प्रिजन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करा जा सकता है, ये हमसे क्लैट में नहीं पूछा जाएगा कभी, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर ये फोन टैपिंग भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। देन या दिस कैन बी रेलेवेंट कि इंडिया और जापान के बीच में जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो कब से लाइक फॉर्म करा गया, तो 2011 से फॉर्म करा गया है, ऐसा। सो यू हैव टू लाइक गो थ्रू दीज थिंग्स इन दिस मैनर, एंड आपको करना होगा। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप कहीं पे भी मंथली जीके आपको गूगल पे मिल जाएगी, यू कैन आस्क अन्वेषा मैम, एंड यू कैन सर्च फॉर मंथली जीके कॉम्पिलेशन, आपको मिल जाएगी, यू हैव टू स्टडी दोस एंड यू हैव टू रिवाइज दोस अगेन एंड अगेन। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। डिड इट क्लैरिफाई योर डाउट? yes, sir. ओके। So one more thing sir, that is newspaper का क्या रहता है? कि ये लोग पेपर पढ़ते हैं, कोई मतलब समझा के देते हैं, but they are not following any ओके, सो न्यूज़पेपर का रेलेवेंस ये है, सी द थिंग इज कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम जो अभी जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, उस वर्ल्ड में हम just a minute, just a minute. या श्योर। Please, audio disconnect. Okay, continue. ओके, सो न्यूज़पेपर के लिए इसलिए कहा जाता है, सी द थिंग इज दैट पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स सिंस द लास्ट 10 to 20 years। मतलब कि लास्ट 10 से 20 साल पहले इतने कोई एग्जाम्स नहीं होते थे, बहुत ही कम एग्जाम्स होते थे, तब उनके लिए न्यूज़पेपर ही जीके का एक सोर्स होता था। मतलब लेट्स से इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम इन 2005, मतलब अगर मैं 2005 ईयर में होता और मुझे जीके पढ़नी होती, तो मुझे किस सोर्स से बोला जाता कि पढ़, मुझे ये तो नहीं कहा जाता कि गूगल पे जाके उस वेबसाइट से पढ़ ले। आई जस्ट हैड वन सोर्स एट दैट टाइम, दैट वाज न्यूज़पेपर। तो अभी हम, भले ही हमारे साल 2020 2021 हो चुका है, बट अभी भी हम माइंडसेट हमारा वही है 2004 2005 वाला, जिसमें हमें कहा जाता है कि जीके के लिए न्यूज़पेपर पढ़। बट द थिंग इज कि अभी इतने सारे डिफरेंट सोर्सेज आ चुके हैं जिसमें आपको अगर जीके पढ़नी है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर न्यूज़पेपर का काम क्या है? न्यूज़पेपर का काम ये है आप में रीडिंग हैबिट डालना, ठीक है? व्हेन यू रीड द हिंदू के एडिटोरियल्स आप जब देखोगे, तो एडिटोरियल्स, हैव यू सीन द हिंदू या उसके एडिटोरियल्स कभी देखे? लेट मी जस्ट शो इट टू यू, जस्ट अ मिनट। या तो आई यूज्ड टू रीड द हिंदू, मतलब कुछ समय तक पहले, अभी मैंने छोड़ दिया इसको रीड करना।
Yeah, so this is the Hindu newspaper. Okay, can you see it? Yeah, so this is the Hindu newspaper, and this is the editorial section. Can you see this continuity of Dravidian electoral dominance, लॉकडाउन गेम्स? तो ये सब एडिटोरियल सेक्शन होते हैं. तो न्यूज़पेपर को मेनली इन चीजों को पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इफ यू आर रीडिंग दीज थिंग्स, लेट्स से इफ यू आर रीडिंग दिस वन, जो मैंने भी हाईलाइट कर रखा है बिकॉज आई यूज टू रीड दिस, तो आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी. अब बताओ कि अगर आपने ये रीड कर रखा है तो आपके लिए क्लैट का पैसेज रीड करना कोई बड़ी चीज होगी क्या? इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग दिस थिंग, then would you be panicking when you solve Clad's paper? No, you're not panicking because you already have read these kind of passages before. जैसे ये है तो ये मैंने रीड करा था, तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें वो मैंने यहाँ पे मार्क कर ली थी. तो रीडिंग के लिए इसलिए कहा जाता है न्यूज़पेपर के लिए, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट बने. और आप जब रीडिंग करोगे तो आपकी अपना वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी. जैसे इसमें ये देखो, ये वर्ड आया, ये वर्ड दिख रहा है आपको? एपियोथ एपोथियोसिस. तो ये वर्ड आ गया समझो. ये आ गया फ्लेलिंग रिस्पॉन्स. फेलिंग नहीं है, फ्लेलिंग है. ठीक है. और बताता हूँ आपको, तीन चार वर्ड्स इसमें ऐसे ही मिल जाएंगे बड़े बड़े से. इक्विटेबल. Equitable is also a very famous word in exams such as CLAT. Then, then encroaching. Then succor, lack of succor to millions of migrant workers. Then flag जो कहते हैं हम. Then उसके बाद usurping. तो कितने सारे वर्ड्स मुझे मिल गए केवल एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर. तो दिस इज द थिंग अबाउट न्यूज़पेपर कि जब आप वो रीड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, सेकंड आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी. मेनली यही चीज है, और कुछ नहीं है. अगर आप ये रीडिंग की हैबिट लगा पाओगे तो आपके लिए क्लैट इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला. फिर जीके के लिए न्यूज़पेपर रीड करना आई डोंट थिंक कि रिक्वायर्ड है, बिकॉज जो जीके में केवल एक लाइन होती है, तो उसके लिए आप क्या पूरी न्यूज़पेपर को पढ़ोगे? वो एक लाइन ढूंढने का काम कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लेते हैं. जो विजन आईएएस मैंने आपको बताया था, वो डेली पीडीएफ भी निकालती है. तो उसमें वो क्या करते थे कि जो द हिंदू से कुछ जीके के अपडेट्स आए वो उसमें एक पेज की पीडीएफ में वो लिख देते थे. तो हमें फिर अब पूरा द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके के लिए. अब डायरेक्ट हम वो पेज में से जो भी जीके वो पढ़ लेंगे. हमें केवल रीड करना है द हिंदू, रीडिंग की हैबिट डालने के लिए. तो ये वो होता है. अब आपके पास यू डोंट हैव दैट मच टाइम, दैट्स टोटली फाइन. जो 2023 के लिए अपियर होने वाले हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि रीड न्यूज़पेपर्स, बट डोंट रीड द होल न्यूज़पेपर. जो केवल एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है जो मैंने आपको बताया था, वो पढ़ो. केवल 2 पेजेस पढ़ने हैं न्यूज़पेपर में. उसके अलावा यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग. आई होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई योर डाउट. उनसे मैंने उनके क्वेश्चन से मैं तो आपने जो अभी कहा ना कि मतलब ऐसे ऐसे जो मतलब वर्ड्स जो आ जाते हैं बीच में पैसेज में, तो उनको क्या हम लोग को मतलब एक एक जब समझ में नहीं आते हैं तो हम लोग क्या उसको गूगल करके फिर समझते हैं, मतलब ऐसा करके मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगता, तो मतलब कैसे उनको करें इसको? Okay, can you repeat this question again? Because फिर जैसे अभी आपने मतलब वो एडिटोरियल का वो जो पार्ट दिखाया वो पैसेज, तो अब जब हम लोग वो पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसा ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? see, उसके लिए the thing is that when you read something, you can, like you can deduce its meaning from the context. तो जो लाइन होगा उसमें आप समझ पाओगे कि उसका मतलब क्या है. आई मीन 70 to 80% सिचुएशन में आप समझ पाओगे कि उसका मतलब क्या है. वैसे मैं वो एग्जांपल ही देता हूँ उसका, न्यूज़ पेपर आपको मैंने शो करा था उसका ही. So let's say if we go here and we talk about yeah. So Justice D.Y. Chandrachud, who heads the bench hearing the suo motu petition, has clarified that the court was not usurping the executive's role. अब यूसर्पिंग का अगर मतलब नहीं भी समझ में आता है तो भी इसका मतलब ये है कि यार जो कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन जो है, एग्जीक्यूटिव का रोल है, उसको उसको नहीं निभा रही थी. मतलब सो लेट्स से कोर्ट का अलग काम है, गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव का अलग काम है. तो कोर्ट एग्जीक्यूटिव का फंक्शन नहीं कर रही है अभी. मतलब कि एग्जीक्यूटिव के काम में बाधा नहीं डाल रही है बेसिकली कोर्ट, या उसका काम
से उसको हटा नहीं रही है, इसका मतलब ये निकलता है। इवन दो इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ लाइक दिस वर्ड, मैं उस सेंटेंस से, और सबसे बड़ी चीज है उस पूरे पैसेज से मैं समझ पाऊंगा कि क्या मतलब है उसका, मैं डिड्यूस कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने एक लाइन से डिड्यूस कर दिया अभी, बट अगर मैं ये पढ़ूंगा, ये पूरा पढ़ूंगा, तो अपने आप मेरा इसका मतलब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है कि यार कि अब चीज के बारे में बात हो रही थी इस आर्टिकल में पहले, तो उससे कुछ रिलेटेड ही होने वाला है। और इस आर्टिकल में क्या चीज बात हो रही थी, ये देखो कि आउटरीच एंड ओवररीच, मतलब कि अपने काम से ज्यादा काम कर रही है, अननेसेसरी लोगों के बाद काम में बाधा डाल रही है। और है। इस आर्टिकल का टाइटल भी यही निकला है। उसी तरह से एज लॉन्ग एज द कोड, सॉरी आई सॉरी आई थॉट आई कनेक्शन चला गया था। So, were you able to get your answer to the question? What was the answer to the question? सर पूरा पैकेज कैसे मतलब सर जैसे मतलब अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो पहले से पूरा पैकेज पढ़ के उसको मतलब हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि मतलब इसका मीनिंग क्या हो सकता है। Hmm. Yeah, exactly. So very free, sir. Okay. I think they are done with all their queries. So I will connect with this to LinkedIn again. Yeah, sure. We actually had a really great session and we got to learn many things actually from you. So I will just connect after this. Okay. Definitely. I hope that I was able to answer your questions, because this is only the first session from my time. मैंने भी ऐसे कभी presentation करी नहीं है आज तक. So yeah, I just hope कि it was like informative session for you guys also, Yeah. because this is the first time I have presented like this. So So it was really helpful. So yeah, okay, I will chat you now. Okay. definitely, definitely. Okay. Bye. All the best. Bye. Yeah.